ड्रामा के स्टार्ट में यहाँ पर फुयान याओ को बेड पर उल्टा पटक देता है। याओ कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। फुयान गुस्से में कहता है कि तुम मुझे अपना फेस भी मत दिखाना। और ऐसे ही उसके क्लोज आने लग गया था। यहाँ पर तो याओ बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर यहाँ पर मन में सोचती है याओ कि मुझे फुयान के साथ 3 साल हो गए हैं। मैं फुयान की वाइफ मिसेस फू हूँ। सब लोग मुझसे जेलस होते हैं कि मैं इतने रिचेस्ट पर्सन की वाइफ हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि बंद दरवाजों के अंदर मेरी इज्जत डॉग से भी कम है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओ बार में आती है। यहाँ पास तो फुयान का फ्रेंड होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि फुयान से कहता है वाओ तुम कितने ज्यादा लकी हो, वांगसू कितनी ज्यादा सुंदर है और तुम्हारी मैरिज भी तुम्हारी ड्रीम गर्ल याओ से हुई है, तुम कितने ज्यादा लकी हो। यहाँ पास तो फुयान कुछ नहीं बोलता। तभी साइड पे वो याओ को देख लेता है। इस वजह से वो कहता है कि रही बात याओ की तो बस वो मेरे लिए एक पालतू जानवर है और मैं उसे थक चुका हूँ, मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि अगर वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पालतू जानवर है तो तुमने उससे मैरिज ही क्यों की। दोनों तरफ साइड से तो यहाँ पे याओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लग गए थे। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पर याओ मन में सोचती है ये एवरी मून को अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर तो फुयान ने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली होती है। याओ तो उसे जाकर बैक हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज क्या तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पास तो इतने में ही फुयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, और तुम अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। याओ कहते हैं कि लेकिन हमारी मैरिज हो चुकी है। यहाँ पे फुयान उसकी बात करते हुए कहता है कि दोबारा हमारी मैरिज का जिक्र तुम बिल्कुल भी मत करना, मैं मैरिज नाम का वर्ड बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर तो फुयान वहां से चला जाता है। पीछे याओ रोती रह जाती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल सी हो गई थी। फिर याओ यहाँ पर रोते हुए डिवोर्स एग्रीमेंट को लेती है हाथ में और कहती है कि अब सही टाइम आ चुका है। ये कहते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए थे और कहती है कि अब मैं श्योर हूँ सब कुछ खत्म करने के लिए, क्योंकि अब वो थक चुकी थी फुयान के ऐसे बिहेवियर से। और जैसे ही वो यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने वाली थी, वो जैसे ही डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने वाली थी, तभी यहाँ पर भागते हुए एक लड़की आ जाती है और कहती है कि मिस्टर फुयान का एक्सीडेंट हो गया है कार से। याओ तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स होती है। यहाँ पास तो फुयान का बिहेवियर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा होता है। तो नर्स उसकी सिर्फ पट्टी करने के लिए आ रही होती है सर के चोट के लिए। यहाँ पर उनको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे टच भी मत करना। वो बिल्कुल गुर्राते हुए उसे कहता है जैसे कोई वुल्फ हो। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है। याओ को आता देखकर उसके हाथ पे जो भी डोरी वगैरह तार वगैरह लगी थी वो सबको निकाल कर फेंक देता है और याओ को गला पकड़कर उसे हॉस्पिटल बेड पर पटकता है और उसके ऊपर आकर उसे उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसे सूंघने से लग गया था जैसे कोई डॉग हो। बिल्कुल डॉग की तरह ही वो उसे स्मेल कर रहा होता है पास में आकर क्लोज से। याओ को तो बड़ा अजीब लगता है। वो कहती है कि इसको क्या हो गया और फुयान से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे फुयान कहता है कि चमेली ने मुझे तुम्हारी स्मेल भेजी थी, तुम्हारी स्मेल अच्छी है। याओ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक डॉग हो। याओ कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक डॉग हो। क्या लगता है इसके ब्रेन पे चोट लग गई है, ये कितनी अजीब हरकतें कर रहा है, क्या इसका दिमाग सटक गया है। तभी याओ को यहाँ पे नर्स बताती है इनकी मेमोरी लॉस हो गई है। यहाँ पास तो याओ फुयान की तरफ देखती है और स्माइल करती है। यहाँ पर तो याओ स्माइल करती है और मन में सोचती है कि तुमने एक बच्चे की तरह मुझे घर पर बंद करके रखा हुआ था, तुमने तो मुझे कितना ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया है। फाइनली अब बदला लेने की बारी मेरी आ गई है। फुयान तो यहाँ पे बिल्कुल अजीब सी हरकतें करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यहाँ पास तो याओ उसे एक स्लैप जड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। फुयान तो यहाँ पर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे आपकी स्मेल पसंद है, मास्टर मुझे आपकी स्मेल पसंद है, मुझे आपसे प्यार हो गया आपकी स्मेल से। याओ मन में सोचती है कि यह हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता है, कुछ न कुछ करना करता रहता है, मुझे पर चाहिए कि क्या इसकी सचमुच मेमोरी लॉस हुई भी है कि नहीं। यहाँ बस फुयान से याओ कहती है कल पता है हमारी मीटिंग होने वाली है तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें जाना होगा। यहाँ बस फुयान कहते हैं कि मीटिंग क्या होता है, आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए लड़ूं। यहाँ पे याओ मन में सोचती है उसका ऊपरी दिमाग जो खाली हो गया है, था भी तो कौन सा अच्छा काम कुछ करता था। यहाँ पास तो फुयान बिल्कुल इनोसेंटली कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे आप अपने साथ घर ले चलिए। यहाँ पे आओ कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ट्रबल करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं ले जाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ।
इतना कह कर तो याओ वहां से जाने लग गई थी। तभी यहाँ पर फुयान आकर उसे बैक हक कर लेता है और कहता है कि एक पपेट की तरह मास्टर प्लीज आप मुझे इनकार मत करिए, मुझे मत त्यागिए। और कहता है कि मैं आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा, प्लीज आप मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाइए। याओ कहती है ठीक है फिर तुम मेरे सामने नील डाउन हो। यहाँ पास तो फुयान नील डाउन हो जाता है। याओ कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें मेरा पपेट बन के रहना होगा, मेरा एक पालतू जानवर जो कि बिल्कुल डॉग की तरह ही मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करेगा। बाद में फुयान तो यहाँ पर याओ के लिए खाना बनाकर लेकर आता है और कहता है कि मास्टर प्लीज आप इसे खा लीजिए। वो तो यहाँ पर बहुत इनोसेंटली बेचारा बोल रहा होता है। तभी याओ को एक फ्लैशबैक याद आता है जब याओ ने भी उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाकर लेकर गई थी। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन वाला सीन है और कुछ नहीं, तुम अपने मन में कुछ और मत बैठा लो। यहाँ पर याओ सैड हो गई थी और यहाँ पर प्रेजेंट में तो याओ गुस्से से उसका भी खाना यहाँ पे फेंक देती है क्योंकि वो बस उससे रिवेंज लेना चाहती थी। यहाँ पास तो याओ फुयान को ऑर्डर देती है कि जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। फुयान कहता है कि मेरे सर में ना दर्द हो रहा है। याओ कहती है कि क्या हुआ, हर्ट हो रहा है। याओ कहती है कि जो मेरे चेहरे पे तुम्हें साइड पे निशान दिख रहा है वो तुम्हारी वजह से है। फुयान तो यहाँ पर बिल्कुल क्रेजी जैसे बिहेव करने लग गया था और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। और यहाँ पर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरी याददाश्त चली गई है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तभी याओ कहती है तुम्हारे कह देने से मेरी सारी 3 साल की जो भी तुमने मुझे हर्ट किया है वो मैं भूल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाऊं लेकिन जो मेरे फेस का स्कार है वो मुझे तुम्हें भूलने ही नहीं देता। फुयान कहता है कि अगर मेरे कारण आपको चोट लगी है तो फिर ये चोट मुझे भी लगनी चाहिए। और यहाँ पास एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है और अपने हाथ में ऐसे पकड़े हुआ था जिससे उसके हाथ से भी ब्लड निकलने लग गया था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट करने लग गया था। या उससे वो चीज छोड़ा कर फेंक देती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। फुयान कहता है कि मास्टर मैं आपकी माफी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। या मन में सोचती है वो क्रूअल पर्सन और एक सॉफ्ट पर्सन, इनमें से तुम कौन हो। बाद में तो यहाँ पर फुयान याओ के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो बहुत ज़्यादा कहता है कि मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा है। याओ कहती है कि तुम मेरे एक पालतू पेट हो और तुम इतने ज़्यादा नखरे मत करो। फिर यहाँ पास तो फुयान बिल्कुल डॉग की तरह जल्दी जल्दी खाने लग गया था। बाद में तो याओ उसे क्लब ले जाती है और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करवाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तुम्हें पालतू पेट कहाँ से मिल गया। याओ कहती है कि सड़कों पर ये घूम रहा था, इस वजह से मैंने इसको रख लिया। तभी यहाँ पास एक लड़की तो फुयान को टच करने वाली थी। तभी फुयान उसकी तरफ देखकर गुर्राता है। यहाँ पास एक लड़की कहती है इसके गुर्राने से तो डॉग नहीं लगता बल्कि ये वुल्फ लगता है। कहती है कि चुप रहो तुम और नील डाउन होकर बैठो। याओ कहती है कि तुम खुद को इन लड़कियों को टच करने दो। यहाँ पास फुयान कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता मास्टर, प्लीज आप मुझे ये करने के लिए फोर्स मत करो। याओ कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा वरना चले जाओ मेरी जिंदगी से। याओ भी उसे हर तरीके से परेशान कर रही होती है। यहाँ पास याओ सोचती है तुमसे बदला लेकर मजा आ रहा है मुझे। नेक्स्ट सीन में याओ और फुयान सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पास फुयान की आइस ओपन हो जाती है। यहाँ पास तो फुयान बाहर चला जाता है। उसके जाते साथ यहाँ पे याओ उठती है और यहाँ पे याओ याद करती है कि आज मूनलाइट की रात है। आज के दिन तो फुयान अपने मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जाता है। याओ जब उसके पीछे जाती है फुयान तो यहाँ पर रूफ पे आकर बाउंड्रीज पे चढ़कर बिल्कुल वुल्फ की तरह आवाज निकाल रहा होता है। इस वक्त वो सच में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। याओ तो यहाँ पर फोन का कैमरा ऑन करे उसे देख रही होती है और कहती है ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पास तो वो वुल्फ की आवाज निकालने लग गया था। यहाँ पास याओ उसकी आवाज ऐसी निकालते हुए देखकर उसे ऐसी आवाज निकालते हुए देखकर उसके हाथ से तो फोन ही छूट जाता है। यहाँ पास तो फुयान उसकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे आओ। कहते हैं तुम देर रात तक जागते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई और तुम यहाँ पर अपनी मूनलाइट से मिलने की बजाय यहाँ पे वुल्फ की तरह वॉइस निकाल रहे हो। यहाँ पास तो फुयान बिल्कुल अनकंट्रोल हो रहा होता है। वो याओ की नेक पे बाइट करने लग गया था। याओ उसे धक्का दे देती है। फुयान कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी फुयान यहाँ पे याओ को किस करने लग गया था। याओ भी उसे किस बैक दे रही होती है और यहाँ पास ये लोग तो बेड पर भी आ जाते हैं। तभी याओ उसे धक्का दे देती है। याओ कहती है कि तीसरी बार है जब तुम मुझे कर रहे हो। फुयान कहता है कि बस एक पल और। फुयान तो यहाँ पर उसे नेक में बाइट करने लग गया था। तभी याओ यहाँ पे एक फ्लैशबैक याद करती है जब याओ ने फुयान से कह रही थी कि प्लीज आज रात मुझे छोड़ दो। यहाँ पास फुयान कहता है क्या तुम सचमुच अपने आप को मिसेस लो समझ रही हो, और उसे फोर्स कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम बस मेरे लिए एक पालतू जानवर हो जिसे मैंने 50 मिलियन में खरीदा है। मुझे हैप्पी रखना और प्रसन्न करना तुम्हारी ड्यूटी है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिमांड करने की। और यहाँ पर उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। प्रेजेंट पे आओ तो यहाँ पर ये सब याद करके बहुत गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो फियान को धक्का दे देती है और कहती है कि मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। यहाँ पास तो फियान की इमोशन और उसकी बॉडी पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। वो बार बार फियान याओ के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। याओ उसे धक्का दे देती है और कहती है कि दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगी। फियान यहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बना रहा होता है और कहता है कि ठीक है मैं नीचे जाके सो जाता हूँ। फियान जब यहाँ पर सो जाता है यहाँ पास तो याओ बिल्कुल उसे देख रही होती है और सोचती है कि कितनी अजीब हरकतें कर रहा है। ये बिल्कुल वुल्फ की तरह चिल्लाता है रात को। क्या ये सचमुच पागल हो गया है। यहाँ पास तो फिर याओ लैपटॉप में इसी बारे में सर्च कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस तरह के कुछ ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस से हो जाते हैं। इससे किसी भी बंदे को ये भ्रम हो जाता है कि वो उस तरह का है। याओ मन में सोचती है इसका मतलब वो खुद को एक एनिमल समझ रहा है। फिर याओ यहाँ पर डेविल स्माइल करती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत सताया है, मैं हर चीज का बदला लूंगी अब तुमसे। बाद में तो यहाँ पर याओ फियान को एक कुत्ते का पट्टा पहना देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम ये पहन के रखना और मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना। यहाँ पे फियान भी मान जाता है और कहता है कि फिर आप मुझे अपने से दूर तो नहीं करेंगी ना। प्लीज मास्टर। यहाँ पे याओ कहती है देखते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बाद में याओ बैठकर सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता जब इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो ये कैसा बिहेव करता है। मुझे उससे पहले इसको डिवोर्स दे देना चाहिए, वरना अगर इसकी याददाश्त आ गई तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने इसके साथ जो जो किया है ये सब सोचकर तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। नेक्स्ट सीन में जब याओ यहाँ पर ऑफिस में आती है यहाँ पास तो जीजी उसे रोक लेती है और कहती है कि ये कोई ऐरा गैरा ऑफिस नहीं है जहाँ पर कोई भी घुस आए। यहाँ पे याओ कहती है कि मैं मिस्टर फियान की वाइफ हूँ, तुम्हें उसे एक बार इन्फॉर्म कर दो कि मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जीजी कहती है तुम्हें पता है ना कि मिस्टर फू तुम्हारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, यहाँ तक कि वो तुम्हें भाव तक नहीं देता है। यहाँ पास तो हर कोई हर एक एम्प्लॉय जानता है कि तुम्हारी रत्ती भर की कीमत नहीं है मिस्टर फियान की नजरों में। एक डॉग से बदतर जिंदगी जी रही हो तुम। यहाँ पास तो याओ कहती है कि तुम्हें ऐसे क्या। तभी यहाँ पास तो ये जीजी गार्ड्स को बुलाने लग गई थी। तभी यहाँ पास तो मिस्टर फियान आ जाता है लिफ्ट से। यहाँ पास जीजी तो उसके पास जाकर कहती है कि मिस्टर फियान ये ना बहुत ज्यादा हंगामा मचा रही है। तो फिर यहाँ पे याओ कहती है यहाँ पर तो यार उससे पहले कुछ कहती है उससे पहले यहाँ पास तो फियान नील डाउन होकर कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर, आपको कुछ काम था क्या। याओ कहती है हाँ बहुत जरूरी काम। यहाँ पे जीजी तो शौक हो जाती है कि मिस्टर फियान उसे मास्टर क्यों कह रहे हैं और यहाँ पे शौक होते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पास याओ तो इसका गला का पट्टा उठाकर उसे उठाती है ऊपर की तरफ और जीजी से कहती है अब तुम्हें दिख रहा है कि कौन पालतू जानवर है। जीजी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरे साथ धोखा हुआ है। फियान कहता है कि एचआर के पास जाकर तुम अपनी बर्खास्त की प्रक्रिया शुरू कर दो। इतना कहकर तो वो याओ को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें कैबिन का सीन दिखाया जाता है। ये फियान का ऑफिस होता है। यहाँ पास तो याओ की मैरिज की पिक्स लगी हुई थी। याओ मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फियान अभी भी मेरी पिक्स अपने साथ रखा होगा, वो भी ऑफिस में। साइड तरफ एक रिंग का बॉक्स रखा होता है। यहाँ पास तो फियान उस रिंग को छुपाने लग गया था। यहाँ पे याओ कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वो देखने की कोशिश करती है। फियान कहता है कि मैंने सारे विलेंस को भगा दिया है, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर याओ कहती है कि खैर मुझे से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये लो इस पे साइन कर दो। जब फियान उसको देखता है उस पेपर्स को तो वो कहता है कि डिवोर्स पेपर्स। फियान कहता है कि ये क्या है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। याओ कहती है तुम आज्ञाकारी हो। यहाँ बात तो फियान याओ को कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगा, प्लीज मास्टर आप मुझे कुछ भी ऑर्डर दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा, प्लीज आप बस मुझे डिवोर्स मत दीजिए। याओ कहती है अच्छा ठीक है, फिर इन फाइल्स को ले लो और 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो। अगर ये कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी। कहता है कि असिस्टेंट ने बताया था कि पूरे 1 महीने का काम है, मैं 3 दिन में कैसे करूंगा। याओ कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। याओ कहती है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तो हमारा डिवोर्स फाइनल ही है और डिवोर्स तो फिर होगा ही। यहाँ पास इतना कहकर तो याओ जाने लग गई थी। फियान कहता है ठीक है मैं इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाद में तो याओ यहाँ पर क्लब में आए हुए थे और यहाँ पास तो बहुत सारी मेल मॉडल्स के साथ थी। यहाँ पे याओ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी, मैं सोचती थी कि वो गधा सचमुच मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि याओ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें फियान का दिखाया जाता है। उसके पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आपने 3 दिनों से सोए नहीं हैं, पहले कुछ देर आराम कर लीजिए। यहाँ पे तो फियान कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो तो बस काम किए ही जा रहा होता है ताकि याओ से डिवोर्स ना ले। यहाँ पास तभी वो बेहोश हो जाता है। अब याओ को कॉल आती है कि फियान का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पर तो फियान को होश आ गया होता है। याओ कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर तुम ऐसे लगातार काम करते रहते तो तुम्हारी जान जाने की भी खतरा था।
तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने जैसे आपके बारे में सुना था कि आपकी फेस पे चोट लगी है, स्कार है, तो यहाँ पे बॉस उसकी मेडिसिन बनवा रहे होते हैं। इस दौरान भी वो नहीं सो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही जाग रहे थे, दिन रात एक कर दिए थे और ऊपर से आपने उन्हें काम भी दे दिया था, तो फिर वो और ज़्यादा भी नहीं सो रहे थे, बिल्कुल भी आराम नहीं किया उन्होंने। फयान कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िएगा। याओ कहती है ठीक है। बाद में जब ये लोग घर पे आ गए होते हैं यहाँ पास, तो फयान उसे बिल्कुल वुल्फ की तरह स्मेल कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी से किसी अनोदर मैन की स्मेल आ रही है, तुम कहाँ थी। यहाँ पास तो बिल्कुल एग्रेसिव बिहेव कर रहा होता है और उसे किस करने लग गया था। यहाँ पे फयान कहता है कि अब मैं कन्फर्म हूँ, इन 3 दिनों में किसी तुमने दूसरे मैन के पास क्लोज गई थी, तुम किससे मिले, तुम मुझे बताओ। क्या कहती है कि एक डॉग को अपने मास्टर का पीछा करने का अधिकार नहीं होता है। हाँ पास तो फयान उसको फोर्सफुली वापस से किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। क्या कहती है अगर तुमने वापस से ऐसा ही बिहेव किया ना, तो मैं सचमुच तुम्हें रस्सियों से बांध दूंगी और गार्डन में मैं तुम्हें पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी। फयान यहाँ पे बिल्कुल पपेट सा फेस बनाते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज आज रात आप मेरे साथ रुक जाइए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जब बाद में ये लोग लेटे हुए थे तभी याओ कहती है कि कल तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट दिन में याओ जब घर पे बैठी हुई थी तभी यहाँ पर उसे फोन आता है और उसे पता चलता है कि फयान की हालत खराब है। याओ जब यहाँ पे जाती है तो फयान तो यहाँ पे बिल्कुल जानवरों की तरह हरकतें कर रहा होता है। एक सामने में बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि तुम बिल्कुल जानवरों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो पूरे के पूरे। तभी यहाँ पे याओ आती है, यहाँ पर तो फयान किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। तभी याओ कहती है कि शांत हो जाओ। तभी फयान बिल्कुल से शांत हो जाता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जैसे ही एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया था कि फयान आपको डिवोर्स दे रही हैं, ये सुनकर तो फयान को गुस्सा आ गया होता है। वो बताता है कि बॉस इतने में गुस्से में आ गए थे और यहाँ पर इस तरह हरकतें करने लग गए। यहाँ पे फयान कहता है याओ से कि मास्टर उन्होंने कहा कि आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो, ये लोग मुझे अयोग कहते हैं, आप मुझे अयोग कहते हो, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सही हो जाऊंगा। वो बिजनेसमैन बंदा कहता है कि यहाँ पर सभी कोई जानता है कि तुम लोगों की मैरिज सिर्फ एक बिजनेस मैरिज थी जो कि बिजनेस की वजह से हुई है, इसमें मैंने क्या ही गलत कह दिया। तभी याओ कहती है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी याओ मन में सोचती है एक ना एक दिन इसे सब कुछ याद आ जाएगा, फिर सब कुछ खत्म हो ही जाना है। वो बंदा तो वहां से चला गया होता है। तभी याओ कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रबल करते हो, अब मुझे तुमसे परेशानी हो रही है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए सचमुच। यहाँ पास फयान तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे मत छोड़िए। ये मास्टर पता नहीं मेरे अंदर कैसे जाग जाता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। यहाँ पास तो फयान बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है और याओ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में याओ यहाँ पर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती है कि अगर तुम इन पर साइन करते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पास तो याओ से बहुत कन्विंस करती है, लेकिन यहाँ पे फयान नहीं मान रहा होता है। तभी याओ कहती है तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है और अगर तुम्हें एक दिन याददाश्त तुम्हारी वापस आ जाएगी तुम वैसा ही बिहेव करोगे पहले की तरह और सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं नहीं चाहती ऐसा। तभी फयान कहता है मैं अपनी याददाश्त वापस ला कर रहूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, याओ भी वहाँ से चली गई होती है। तभी फयान यहाँ पर अपने आप को करंट दे रहा होता है खुद से ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और खुद को करंट दे देकर अपनी हालत ही बिगाड़ लेता है और यहाँ पर वो बेहोश हो गया था। तभी असिस्टेंट यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पास तो फयान नहीं मान रहा होता है और ऐसे करते करते वो यहाँ पे बेहोश हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में तभी फयान जब अपने घर पे बेड पर लेटा हुआ था तभी यहाँ पास याओ आती है एक घोड़े को लेकर। जैसे उसको होश आ जाता है फयान को, फयान का बिहेव थोड़ा चेंज सा लग रहा होता है। यहाँ पास तो याओ उसके ऊपर वही घोड़े से वार करने लग गई थी। यहाँ पर याओ कहती तुम जाग गए। यहाँ पास तो फयान उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी याओ कहती कि बेवकूफ कहीं के, तुम एक डॉग हो, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पास तो फयान में उसे बिल्कुल खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। याओ कहती है तुम बस एक मेरे पालतू कुत्ते हो, मैं जो चाहूंगी तुम्हें वही करना होगा और यहाँ पर उसके ऊपर वार करती है वापस से। तो जैसे उसके ऊपर वार करने वाली थी तभी यहाँ पे फयान उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो गई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। याओ मन में सोचती है। यहाँ पर याओ कहती तुम्हें सब कुछ याद आ गया। फयान कहता है कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, मैं पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था ना। और वही घोड़े को दिखाते हुए कहता है कि अब मैं इसका अच्छा यूज करूंगा। यहाँ पास याओ तो बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है मैंने इसके साथ जो जो किया है ये तो मुझे ऊपर ही पहुंचा देगा, अब तो मैं गई काम से। यहाँ पास तो याओ बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी यहाँ पास तो फयान उसे बेड पे पटक देता है और उसके क्लोज आते हुए उसके स्कर्ट पे हाथ डाल रहा होता है। तभी याओ यहाँ पर उसकी आंखों से तो आंसू निकलने लग गए थे। उसके आंसू देखकर यहाँ पास फयान को कुछ उसके हार्ट में पेन सा फील होता है। तभी यहाँ पास वो बेहोश सा हो जाता है। इतना देखते साथ यहाँ पर उसका सर चकराने लग गया था और यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पर याओ उसको ऐसी हालत में देखकर तभी यहाँ पे वो डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि इन्हें पता नहीं क्या हो गया। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि इनकी थोड़ी देर के लिए मेमोरी आई थी, ये वापस से वैसे ही हो गए हैं, ये अभी तक ठीक नहीं हुए हैं।
डॉक्टर उसे बताते हैं लेकिन अगर ये लगातार ऐसे उत्तेजित होते रहे तो इनकी पूरी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। याददाश्त वापस आने का सुनकर यहाँ पास तो यहाँ का मुंह ही उतर जाता है। वो मन में सोचती है कि अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो ये तो मेरा पत्ता कर तुरंत ही करवा देगा। नहीं, इसकी याददाश्त आने से पहले मुझे यहाँ से भागना ही होगा, वरना मैं तो गई। खैर, इसकी सबसे पहले याददाश्त वापस आने से पहले मैं जितना ज्यादा हो सके वहां तक भागूंगी। बहुत दूर चले जाऊंगी मैं। बाद में यहाँ पास तो जब फयान ना वापस से वही कुत्ते का पट्टा पहन लेता है या उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाती है। खैर, यहाँ पास भी याददाश्त उसके ना आने का यहाँ पे आओ फायदे उठा रही थी। रियलिटी में तो डरती फयान से वो भी है। यहाँ पे आओ कहती है कि फयान, तुमने हाल ही में बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तुम इसका इनाम चाहोगे ना, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। यहाँ पे फयान कहता है कि मास्टर, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। क्या कहते कि इतना काफी नहीं होगा, तुम मेरे बेड पर कैसे हो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पास फिर याओ से एक डिवोर्स एग्रीमेंट देती है फयान जैसे ही उसको देखते और कहते कि क्या है मास्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। याओ तो उसका गले का पट्टा पकड़ लेते और कहते कि क्या तुम सचमुच नहीं करोगे। तो फयान कहता है उसकी आंखों में देखते हुए कि मैं करूंगा। यहाँ पास तो याओ से बहला फुसला लेती है और कहती है कि अगर तुम इस पर साइन कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी। यहाँ पे फयान कहता है कि अगर मैं इस पे साइन कर देता हूँ तो फिर हम लोग मैरिड नहीं रहेंगे, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। यहाँ पे याओ कहती है कि अगर तुम इस पर साइन कर देते हो तो मैं वैसे भी तुम्हारे साथ तो रहूंगी और तुम मेरे हाथ में बाइट भी कर सकते हो, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर याओ जाने लग गई थी तभी यहाँ पे फयान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, मैं इस पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पास तो फयान उस पर साइन कर देता है। यहाँ पास याओ कहते कि मेरे अच्छे से पेट, चाहो तुम जल्दी जाकर बात ले लो। फिर यहाँ पे फयान तो उसकी बात मानते हुए बात लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो बात लेने के लिए जाता है और वापस आता है, वहाँ पास तो याओ नहीं होती है। यहाँ पास वो देखता है कि याओ कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पास फयान को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से वुल्फ वाली वॉइस निकालता है। फिर यहाँ पर फयान तो रात को ही यहाँ वहाँ भागते हुए याओ को ढूंढा होता है। कहते कि मास्टर आप कहाँ हो। तभी एक जगह पर उसे मास्टर उसे बैक साइड से दिख जाती है, वो अपना लगेज लेकर जा रही होती है। तभी फयान उसकी तरफ भागता है। यहाँ पर याओ तो उसको देख लेती है और याओ भी बहुत तेज से भागने लगी थी। फयान भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी उसके एक कार से टक्कर लग जाती है। याओ उसे देखती है और कहती है कि तुमने क्या किया। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पास याओ बाद में बहुत उधर हो रही होती है हॉस्पिटल के बाहर। तभी वहाँ पे डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर फयान अब खतरे से बाहर है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। तभी यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि मिस्टर फयान की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ चुकी है और उन्हें होश भी आ चुका है। यहाँ पर याओ तो होश आने का सुनकर और याददाश्त वापस आने का सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर याओ कहती है उसे सब कुछ याद आ गया है, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द वहां से भागना होगा। मैंने जो कुछ भी इसके साथ किया है मुझे सोच के भी डर लग रहा है, वो कहीं मुझे ऊपर ही ना पहुंचा दे, मेरा पता नहीं क्या होगा। मुझे उससे बचने के लिए यहाँ से जल्द से जल्द भागना ही होगा। याओ डॉक्टर से कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर वो भागने ही वाली थी तभी पीछे से फयान की आवाज आ रही होती है। तभी यहाँ पर पीछे से फयान की आवाज आ रही होती है और वो गुस्से में कहता है क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो वाइफी। यहाँ पास तो याओ बहुत ज्यादा डर गई होती है और वो कांप रही होती है और कहती है बेचारी ऑकवर्ड से स्माइल लिए हुए कहती है कांग्रेचुलेशन, सुना है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑकवर्डली हंसते हुए कहती है कि जो कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तुम ठीक हो गए हो तो मैं चलती हूँ। यहाँ पास तो याओ यहाँ से जाने लग गई थी। तभी उसका हाथ फयान पकड़ लेता और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझसे बचकर भाग रही हो, मेरी याददाश्त क्या चली गई, तुमने तो मुझे क्या से क्या बना दिया था और तुम्हें अब एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है, तुम ये एडमिट क्यों नहीं कर रही हो। याओ कहती है आप इससे बेहतर हैं, प्लीज तुम इन सबको मेरे खिलाफ मत रखो। या फिर फयान कहता है कि तुमने मुझे कुत्ते का पट्टा पहना दिया और धोखा दिया और इतने सारे लोगों के सामने तुमने मुझे नील डाउन तक करवाया है और तुमने अपनी फ्रेंड्स को मुझे टच करने दिया, इतना कुछ करा है तुमने। मैं गिनूं भी तो, एक एक करके गिनने भी बैठ जाऊं सब चीजों को लेकर, फिर तुम बताओ कि तुम्हारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। या मन में सोचती है ये तो कुछ भी नहीं भूलता है, अब मैं क्या करूं। और किसी ने इसके साथ कुछ बुरा किया हो वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलता, क्या वो मुझसे हर चीज का बदला लेगा। यहाँ पर तो याओ को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। फिर वो हिम्मत करके उसे बोलती है कि तुम अब मुझे परेशान हो, मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, अब मेरा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं है और जाओ जाकर अपना फर्स्ट लव को ढूंढो जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फयान गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब तो यहाँ पे याओ को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, मैं तुमसे होप करूंगी कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। फयान गुस्से में कहता है कि याओ तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो, इस मामले में आज ही सारी खबरें निपटा लो। याओ मन में सोचती है ये पाइचो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसके फेस के रिएक्शन से भी साफ लग रहा है मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर याओ यहाँ से भागने लग गई थी तभी यहाँ पे फयान उसे पकड़ लेता है। फयान तो यहाँ पे याओ को उठा लेता है। याओ कहते हैं कि मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। फयान कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इस लाइफ में मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकती। बाद में फयान तो यहाँ पर याओ को लाकर बेड पे पटक देता है। याओ रोते हुए कहती है मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो।
यहाँ पर फुयान कहता है फिर मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर गलती कर दी हो। याओ कहती है कि मुझे तुम्हें कुत्ते जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पे फुयान तो उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है। तुम्हारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि तुमने मुझसे धोखे से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लिए। तुमने मुझे छोड़ने की पहल की है। क्या तुम्हें लगता है, क्या तुमने सोचा है कि मैं कोई मूर्ख हूँ जिसके साथ तुम अपनी इच्छा अनुसार खिलवाड़ कर सकती हो, धोखा दे सकती हो। तुम जैसी लड़कियों को तो मैं पालतू जानवर की तरह रखता हूँ। यहाँ पास तो फियान वही कुत्ते का पट्टा उठा लेता है। याओ कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पे फियान कहता है कि तुमने तो इसे स्वयं ही खरीदा है ना। यहाँ पास तो फियान उसे फोर्सफुली पहनाने लग गया था। याओ कहती है कि प्लीज मुझे टच मत करो, मुझे मत पहनाओ। यहाँ पे फियान कहता है कि मेरी याददाश्त क्या चली गई, तुम तो मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करने लग गई थी। आज मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि कुत्ते से डॉग का पट्टा कैसे पहनाया जाता है। याओ कहती है कि माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पास तो याओ बहुत ज्यादा रोने लग गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। यहाँ पास फियान को उसकी आंखों में आंसू ऐसे देखते हुए उसके हार्ट में पेन सा फील होने लग गया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओ फियान के साथ मैरिज जब हुई थी। याओ कहती है कि मुझे माफ कर दो। यहाँ पास तो फियान ने उसका गला पकड़ा हुआ था। याओ कहती है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मेरे फादर कर्ज से डूबे हुए थे, उन्होंने मुझे मैरिज करने के लिए तुमसे फोर्स किया। यहाँ पे फियान तो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी इस सुंदर फेस को कितने लोगों ने टच किया होगा, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुमने कितने सारे मैंस को सेड्यूस किया होगा। यहाँ पास तो याओ बिल्कुल शॉक हो जाती है उसकी बातों से और कहती है कि तुम्हें मेरे फेस से प्रॉब्लम है ना। फिर वो अपने फेस में कट कर लेती है, उसके स्कार पड़ गया था। यहाँ पे फियान कहता है कि क्या तुम सोचती हो, क्या तुम सचमुच पागल हो गई हो। फियान कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। याओ कहती है कि अब तुम सेटिस्फाइड होगे ना, हो गया मेरा फेस खराब। फियान कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। फियान कहता है कि हमेशा से मेरे खिलाफ ही रही है, मैंने उसे हर चीज में फोर्स किया है। यहाँ पे तो यार रो रही होती है और कहती है कि मुझे जाने देने के लिए मुझे क्या करना होगा, तुम मुझे कैसे जाने दोगे। फियान कहता है कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ और हाँ आज रात तुम मेरे साथ ही सोगी। यहाँ पे याओ भी फियान के साथ सो जाती है। जब वो सुबह उठती है यहाँ पर जब वो फियान के अपने क्लोज देखती है, फियान तो उसकी तरफ घूर रहा होता है। याओ ये देखकर तो जल्दी से उठ जाती है। याओ कहती है कि मुझे हर्ट मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। फियान पहले उसे बहुत अच्छी तरीके से घूरता है, फिर कुछ सोच रहा होता है, फिर है कि मास्टर और इनोसेंटली कहता है कि प्लीज फिर मुझे आप मत छोड़ना। याओ तो यहाँ पे शॉक हो जाती है। बाद में उसे डॉक्टर को दिखाती है। तभी डॉक्टर से वो उसके बारे में पूछ रही होती है कि ये वापस इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। डॉक्टर तो कुछ कहने वाले थे, तभी यहाँ पे फियान उसे इशारा करता है। तभी डॉक्टर यहाँ पे झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि इनकी मेमोरी जल्दी वापस अब नहीं आएगी। साफ साफ बोले तो इनकी मेमोरी कभी भी वापस नहीं आएगी। याओ कहती है कि सचमुच डॉक्टर। यहाँ पास तो फियान अपने सर दर्द का नाटक करने लग गया था बिल्कुल पहले की ही तरह और कहता है कि मास्टर मेरा सिर दुख रहा है। या उसके सर को प्यार से जलाते हुए कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम बात करेंगे। बाद में तो याओ यहाँ पर उसके सर पे बैंडेज लगा रही होती है और कहती है कि कभी भी सड़कों पर तुम मेरा पीछा मत करना और कार से टकरा जाते हो ना तुम, दोबारा ऐसी गलती मत करना। बिल्कुल किसी बेबी को समझाते हो ऐसे उसे बोल रही होती है। और कहती तुम जानते हो ना कि हर साल कितने आवारा कुत्ते कार के नीचे आ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, तुम्हें अच्छे से चलना चाहिए। यहाँ पर फियान सोचता है तो ये सचमुच मुझे एक आवारा कुत्ता ही जैसा ट्रीट करती थी। उसे सोचता हुआ देख क्या कहती तुम क्या सोच रहे हो। क्या कहती है कि अब तुम मेरी सारी बातें मानना ठीक है। और यहाँ पे वो उसे बहुत स्वीटली बात कर रही होती है। यहाँ पे फियान कहता है कि उस तरह से मैं इसे बात करता हूँ ये तो मुझसे हमेशा डरती है, ऐसे में तो ये कितने स्वीटली मुझसे बात कर रही है खुलकर। फियान कहता है कि क्या मैंने आपकी बात ना मानकर आपको निराश कर दिया मास्टर। यहाँ पे आओ कहती है अगर तुम 3 साल पहले तक भी ऐसे मेरी बातें मानते तो हम कभी भी हमारा कुछ भी खराब ना होता। यहाँ पर वो जाने लग गई थी। तभी यहाँ पे आओ फियान कहता है उसका हाथ पकड़ते हुए कि मैं सचमुच इतना ज्यादा बेकार था। या तो उसे अजीब तरीके से घूरने लग गई थी। यहाँ पे फिर से नाटक करने लग गया था और कहता है कि नाटक करते हुए कहता है कि मैं सचमुच कुत्ते से बदतर हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं एक अच्छा कुत्ता नहीं हूँ। इस तरह वो कह रहा होता है। यहाँ पर फियान की ऐसी बातें सुनकर या को फिर शक नहीं होता। बाद में यहाँ पर उसे सूप देती है जो कि जब वो पहले वही वाला सूप पीता था। यहाँ पास तो उस सूप को देखकर जो कि डॉग का सूप था ये देखकर याओ का फियान का तो मुंह ही बन जाता है। वो कहता है कि मैं ये पीऊंगा। याओ कहती है तो तुम्हारा फेवरेट है ना। यहाँ पास तो फियान फिर मुंह बनाते हुए जानबूझकर याओ को शक ना हो इस वजह से वो पी लेता है। यहाँ पर तो वो डॉग का नाश्ता वगैरह सब रख देती है। फियान कहता है कि मैं ये खाऊंगा। याओ कहती है इसे मैंने बनाया है और तुम्हें ये डॉग का नाश्ता जो होता है वो तुम्हें पसंद है ना, तुम खा लो। यहाँ पास तो फियान वो खा लेता है और सोचता है कि मेरा वेट करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
यहाँ पर फियान सर अपना पकड़ते हुए कहता है कि मुझे हर रात आपके बुरे सपने आते हैं कि आपने मुझे त्याग दिया। यहाँ पे याओ कहते हैं कि मैं आपको त्याग ही दूंगी। यहाँ पे फियान कहता है गुस्से में कि अब मैंने क्या गलती कर दी जो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तब फियान को तो गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। यहाँ पास फियान को फिर रियलाइज होता है कि वो कैसे बात कर रहा है, अभी तो वो एक्टिंग कर रहा है। फिर वो अपने बात को संभालते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। याओ कहती है कि अगर तुम्हारी जब एक बार याददाश्त वापस आ जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहूँ तब भी तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम तो मुझे ऊपर ही पहुंचा दोगे। यहाँ पे फैन कहता है कि क्या आप मुझे मास्टर इतना हार्डलेस समझती हैं। यहाँ पे याओ कहती है मैं तुम्हारे साथ 3 सालों से हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह ही ट्रीट करते हो और मैं तुम्हारे लिए इससे ऊपर कुछ हूँ भी नहीं। और एक पालतू जानवर तुमसे ऊपर ना उठ जाए तुम तो मुझे जाने भी नहीं दोगे। इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे फियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ बाद में फियान अपने ऑफिस में असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या सचमुच मैंने याओ के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। यहाँ पास असिस्टेंट तो पहले उसे डॉग की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है और कहता है कि आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। यहाँ पे फियान कहता है कि सच सच बताओ। यहाँ पर फिर असिस्टेंट को पता चल जाता है कि इनकी मेमोरी नहीं गई है और वो कहता है कि हाँ आपने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है और उन्हें बहुत बुरा ट्रीट किया है एक हार्डलेस पर्सन की तरह। वो तो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड थी, आप उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किए हैं पास्ट में। उनके लिए तो आपसे ज्यादा अच्छे कुत्ते से ही मैरिज कर ली थी। ये सुनकर तो यहाँ पर फियान उसे घूरने लग गया था। असिस्टेंट कहता है कि बॉस जबान फिसल गई। बाद में तो यहाँ पर बैक साइड की अपनी ड्रेस की जिप लगा रही होती है। यहाँ पे तो फियान की हालत ही खराब हो रही होती है। या उसे तो यहाँ पे जिप उसके हाथ जा ही नहीं रहा होता है लगाने के लिए। फियान कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। या उसे मना कर देती है, फिर भी यहाँ पे फियान उसे हेल्प करने लग गया था। यहाँ पर तो वो उसे टच कर रहा होता है उसके बैक पे, जिप कम लगा रहा था, टच ज्यादा कर रहा था। यहाँ पे फियान कहता है कि मुझसे आज कुछ कंट्रोल नहीं होगा मास्टर। यहाँ पर या तो उसे धक्का दे देती है बेड पर। यहाँ पर फिर उसको देखते उसको चोट लग गई क्या, तो यहाँ पर फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। फियान तो उसे अपने लैब में बैठा लेता है। यहाँ पास फियान कहता है डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरीके से जल्दी रिकवर होने के लिए कहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी मास्टर। यहाँ पास याओ कहती है लेकिन तुम्हारी चोट अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। फियान कहता है कि मेरे पैरों में दर्द है बस एक रात के लिए। फिर यहाँ पास तो फियान याओ को किस करने लग गया था। यहाँ पर तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। बाद में यहाँ पर याओ तो सो रही होती है। फिर फियान तो उसे हक किए हुआ था और सोचता है मैं उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुस्कुराते हुए देखा हूँ आज। वो मेरे इस तरह के सॉफ्ट बिहेव से बहुत ज्यादा खुश रहती है। हमारी इस प्यारी सी स्माइल के लिए मैं हमेशा से एक डॉग बन के रह सकता हूँ याओ। फिर बाद में यहाँ पर याओ याद करती है कि वो फर्स्ट टाइम फियान से कैसे मिली थी। फिर यहाँ पर वो याद करती है कि किसी ने उसे मेडिसिन दे दी थी और एक बंदा उसे अपने साथ ले जा रहा होता है और उसे फोर्स कर रहा होता है। तभी यहाँ पर फियान ने उसे आकर बचाया था। याओ तो यहाँ पर वो अपने होश में नहीं होती और उसे किस करने लगी थी। फिर ऐसे ये लोग नाइट स्पेंड कर लिए थे। फिर बाद में यहाँ पर याओ तो सो रही होती है। फियान तो वही डॉग का पट्टा अपने गले पे पहना हुआ था। यहाँ पर फिर वो देखता है कि फिर से पूर्णिमा की रात आ गई है। फियान कहते हैं कि धत्तेरी फिर से आ गई, कहीं मुझे देख ना ले। याओ भी अभी यहीं पर है। चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है रूफ की तरफ। यहाँ पर तो याओ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और तब वो देखती है कि यहाँ पे फियान तो छत पर चढ़कर वही वुल्फ वाली वॉइस निकाल रहा होता है बैठकर। एक्चुअली में फियान की कोई भी लवर मिस्ट्रेस नहीं थी सिवाय याओ के। उसे तो एक डिसऑर्डर था यही वुल्फ वाला। वो रात को पूर्णिमा की रात को वो हर पूर्णिमा की रात को इस तरह आवाज निकालने के लिए जाया करता था। तभी याओ को वो देख लेता है और कहता है कि तुम। फियान कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। याओ कहते कि नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैं हवा खाने के लिए ऊपर आई थी। खैर तुम इस तरह बैठ कर चिल्ला क्यों रहे थे। फियान तो यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि मैं भी यहाँ पे हवा लेने के लिए आया था और मैंने तो नहीं चिल्लाया। याओ कहते कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी यहाँ पे वुल्फ की तरह चिल्ला रहा था। फियान तो यहाँ पे अनजान बनते हुए कहते कि कौन था वो, मुझे तो नहीं पता। और मन में सोचता है कि उसे मेरे सीक्रेट पता नहीं चलने चाहिए, अदरवाइज वो मुझे राक्षस समझेगी। यहाँ पे याओ कहती है कहीं उसे कुछ पता न चल गया हो। यहाँ पास एक्चुअल में फियान की ना कोई भी मिस्ट्रेस और लवर नहीं थी सिवाय याओ के। वो हर पूर्णिमा की रात को इस तरह वुल्फ की तरह आवाज निकालने के लिए जाता था। उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो यही सब याओ से छिपाने की कोशिश कर रहा था, कहीं वो याओ से राक्षस न समझ बैठे। फियान यहाँ पे बिल्कुल पपेट सा इनोसेंट सा सैड सा फेस बनाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अब अपनाओगी। यहाँ पे याओ कहती है तुम इसे ज्यादा सीरियस मत लो, ज्यादा सोचना बंद करो, ओवर थिंकर कहीं के। और यहाँ पर ये भी वुल्फ की तरह आवाज निकालने लगी थी और यहाँ पे फियान भी फिर खुश हो जाता है, वो भी निकालने लग गया था। और सच में यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। यहाँ पे फियान कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे कुछ और ना समझ बैठो। यहाँ पे याओ कहती है कि ऑनेस्टली कहूँ तो हर किसी के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसे तुम इस चंद्रमा को ही देख लो, कभी पूरा दिखता है कभी हाफ दिखता है। क्या कहती है शायद हमारे बीच उस टाइम पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब तुम धीरे धीरे ऑनेस्ट हो रहे हो तो तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। फिर फियान यहाँ पे याओ से कहता है कि मैंने हमेशा से ही इसे छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सबको ये पता चल गया, तुम्हें पता चल गया। लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं अब दोबारा तुमसे कभी भी ये सब चीजें नहीं छुपाऊंगा, अपने हर एक सीक्रेट्स तुमसे बताऊंगा।
चलो मैं तुम्हें आज अपना एक सीक्रेट बता ही देता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तब मुझे जंगल में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर मेरा पालन पोषण एक भेड़िए ने किया था। जब तक मैं 8 इयर्स का नहीं हो गया, एक रेंजर द्वारा पाया गया कि मैं दुनिया में फिर से शामिल हो गया। यहाँ पे और कहती है इस वजह से तुम इस तरह चीखें निकालते हो वुल्फ की। यहाँ पे फ्यान कहता है इससे हम अपने भेड़ियों को संकेत देते हैं कि हम सुरक्षित हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे वो वुल्फ दोस्त मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जान ले कि मैं सुरक्षित हूँ। या वो कहते हैं कि मैरिज के 3 साल हो गए, लेकिन तुमने मुझे सब कभी क्यों नहीं बताया। यहाँ पे फ्यान कहता है मैंने सोचा था कि तुम मुझे राक्षस कहोगी, भाग जाओगी मुझे छोड़कर, क्या तुम मुझसे डरोगी। या वो कहते कि नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा और मेरा रिलेशन मेरे उस झूठे फादर से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्यान कहते हैं कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला तुम्हारी तरह, लेकिन अच्छे लोग इसी तरह मिलते हैं। आज रात मेरे साथ रहो, ठीक है। यहाँ पर तो फ्यान की ऐसी बातें सुनकर याओ भी इमोशनल हो जाती है। फिर फ्यान तो यहाँ पर उसे हक कर लेता है और यहाँ पर फिर लोग किस करते हैं। बाद में यहाँ पे फ्यान और याओ बैठे हुए थे। यहाँ पे फ्यान तो अनकंट्रोल हो रहा होता है। फ्यान कहता है कि मैं ठंडे पानी से बात लेकर आता हूँ। यहाँ पास याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। फ्यान कहता है कि तुम जानती हो ना, फ्यान कहता है कि तुम जानती हो ना एक मैन के तुम्हारे साथ रहने के साथ क्या हो सकता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। यहाँ पास याओ कहते कि नहीं लगता मुझे तुमसे डर। यहाँ पे फ्यान तो उसे बेड पे पटक देता है और उसके हाथ को भी टाई कर देता है। याओ तो एक पल के लिए घबरा जाती है और कहती है क्या कर रहे हो। फ्यान तो यहाँ पर होश में नहीं होता है और बिल्कुल अनकंट्रोल होता है। वो कहता है कि फ्यान कहता है कि मास्टर आपको खुश करने के लिए कर रहा हूँ। फ्यान यहाँ पर तो डायरेक्ट उसे किस ही करने लग गया था। यहाँ पास तो फ्यान याओ के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन याओ फ्यान को हक की हुई थी। याओ कहती तुम्हारी याददाश्त चली गई थी ना। फ्यान कहता है क्या हुआ, मेरा ऐसा रूप तुम्हें पसंद नहीं आया। यहाँ पे याओ कहती है आखिरकार तुम हो कौन। फ्यान कहता है कि क्या तुम्हें सच मुझ पर वाह है कि मैं कौन सा वाला हूँ। खैर मैं जो भी हूँ। फिर यहाँ पर उसे किस करते हुए कहता है कि मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरी ही बॉडी है। यहाँ पे मन में सोचती है कि फ्यान मुझे खुश करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगा, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। बाद में यहाँ पर फ्यान को तो सारे इन्वेस्टर घसीट रहे होते हैं और कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको और आपकी वाइफ को माफ़ी मांगनी होगी। फ्यान कहता है कि मैं चला जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को ना घसीटा जाए इन सबके बीच में। यहाँ पर तो सभी इन्वेस्टर उसे परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो सभी इन्वेस्टर कंपनी के लिए उसे फोर्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आओ आती है। फ्यान को भूलने की बीमारी हो गई है, इस वजह से आप लोग उसे इस तरह करने के लिए बोल रहे हैं। क्या आपको डर है कि जब उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो फिर वो अपना हिसाब किताब बराबर कर लेगा। फ्यान तो यहाँ पर याओ को देखकर फिर से डरा सहमा वाला बंदा बन जाता है और कहता है कि मास्टर वे सब मुझे फिर से चिढ़ा रहे थे। यहाँ पर 2 इन्वेस्टर बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने कभी से चिढ़ाया, खैर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या सचमुच ये मिस्टर फ्यान है। तब याओ कहती है कि इन लोगों ने तुमसे क्या कहा। यहाँ पे फ्यान कहता है कि इन लोगों ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगने के लिए कहा है मुझे और आपको, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझसे प्यार किया। फिर याओ यहाँ पर बीच में आते हुए उसे सेव करते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है, इनकी अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए कोई भी समस्या या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो सीधे आप मेरे पास आए ना कि मेरे हस्बैंड के पास। और सबको घूरते हुए कहती है कि और मेरी एक वार्निंग है, अगर आप लोगों ने फिर से मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर फ्यान स्माइल कर रहा होता है और सोचता है कि ये मुझे किस तरह सेव कर रही है। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है। यहाँ पास तो सभी रिपोर्टर्स फ्यान को टारगेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पास एक बंदा आता है और वीडियो चालू कर देता है। उसमें तो याओ ने फ्यान को कैसे कैसे करके परेशान किया था मेल मॉडल्स के साथ। उसमें तो फ्यान को याओ ने कैसे परेशान किया था और मेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रही थी, ये सारी वीडियोस उसमें चल रही होती हैं। यहाँ पास तो बंदा कहता है कि याओ ही कैरेक्टरलेस लड़की है। तभी वहाँ पास एक बंदा आ जाता है और ये वही बंदा था जिसने पास्ट में याओ के साथ जबरदस्ती करने के लिए उसे मेडिसिन पिलाई थी। यहाँ पास वो बंदा कहता है कि याओ तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, मैंने तुम्हें इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा मिस किया है। और यहाँ पर झूठ मूठ का याओ को बदनाम कर रहा होता है और कहता है कि तुमने भी मेरे साथ वो सब करने के लिए मुझसे भीख मांगा, रोते हुए मेरी शर्ट तक को फाड़ दिया तुमने और मुझे 30 लाख की डिमांड कर रही थी। अब जो कि तुम्हारे सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं। यहाँ पास तो फ्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो तो उस बंदे को किक ही कर देता है। फ्यान गुस्से में कहता है कि तू उसका नाम लेने के लायक भी नहीं है, मेरी वाइफी का नाम बिल्कुल भी मत लेना, मेरी वाइफ का नाम बिल्कुल भी मत लेना। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि रही बात इस लड़की की, ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है ही है, ऊपर से तुम तो एक पागल कुत्ते को कंपनी कोई भी चलाने नहीं देगा, जो कि कभी भी सड़क जाता है, जिसका दिमाग और अजीब सा बिहेव करने लगता है। यहाँ पास तो ये लोग फ्यान को ही टारगेट करने लग गए थे। तभी याओ कहती है उसकी तरफ से बोलते हुए कि वो कोई भी डॉग नहीं है। फ्यान यहाँ पे रिपोर्टर से कहता है कि ये बंदा वही है जिसने याओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया था और उसी टाइम में याओ से फर्स्ट टाइम मिला था अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से। क्या आप लोग इस तरह के इंसान से ऐसे बोलना चाहेंगे। याओ मन में सोचती है क्या इसकी याददाश्त सचमुच वापस आ गई है।
तभी यहाँ पर फयान का डॉक्टर भी आ जाता है और सबको दिखा देता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को रिपोर्ट्स दिखा देता है। फिर यहाँ पर फयान इन सभी को ही पुलिस में पकड़वा देता है। इन लोगों ने भी जुर्म बहुत सारे किए थे। यहाँ पर तो याओ फयान से बात नहीं कर रही होती और वहाँ से चली जाती है। फयान भी उसके पीछे पीछे जाता है और याओ से बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। याओ कहती है कि मुझे बताओ कि 3 साल पहले की जो वीडियोस थी वो तुम्हारे पास वापस से कैसे आ गई है? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, या फिर ये कहूँ कि तुमने अपनी कभी याददाश्त खोई ही नहीं? तुम तो मेरे साथ एक डॉग बनने का नाटक कर रहे थे, सिर्फ अपने मजाक के लिए, मजे के लिए, फन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फन के लिए तुम मेरे साथ इस तरह रह रहे थे। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना जब मैं तुम्हारे साथ इस तरह बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल चूतियापंती जैसे तुम्हारे साथ बिहेव कर रही थी, और तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। फयान कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। याओ कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। याओ कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। फयान तो उसे पकड़ते हुए कहता है कि याओ मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पे याओ कहती है मैं तो तुम्हारी सिर्फ एक पालतू जानवर थी जिसे तुम अपने नियंत्रण में करके रखना चाहते थे। फयान कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक पालतू जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। फयान कहता है कि क्या तुम्हें एक वफादार कुत्ते की जरूरत नहीं है? जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मेरे साथ तुमने बहुत ज्यादा खेला, जब आप ऐसा नहीं करे तो मुझे एक तरफ धकेल दिया। क्या तुम्हारे पास दिल भी है कि नहीं? याओ कहती है कि हाँ हूँ मैं हार्टलेस, मेरे अंदर दिल नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बस मेरा लास्ट फैसला यही है। फयान भी यहाँ पे गुस्से में था। वो कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पास तो फयान बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। पीछे याओ तो यहाँ पर रोती रह जाती है फूट फूट कर। तब यहाँ पर याओ को तबीयत सी खराब लगती है अपनी और उसे वॉमिट सा फील होता है। फिर वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाती है। यहाँ पास तो डॉक्टर उसे बताती है कि आप 4 वीक की प्रेग्नेंट हैं और आपकी बॉडी में जो कमी थी जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी वो भी सब ऑटोमेटिकली सही हो गई है। एक्चुअल में यहाँ पर याओ को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको ज़्यादा काम करने की वजह से। उसके फादर ने भी कर्ज दे रखा था, इस वजह से याओ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था रात रात को भी। लेकिन इन वर्षों में उसके अच्छे से खान पीन से, उसके अच्छे से हेल्दी खाने से उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सारी दिक्कत सॉल्व हो गई थी। फिर यहाँ पर याद करती है फ्लैशबैक जहाँ पर वो फयान को गलत समझती थी। वो उसे जबरदस्ती हेल्दी टाइप के खाने खिलाया करता था। क्या कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, तुमने मुझसे मैरिज क्यों की? या कि तुमसे बदला लेने के लिए, और किस लिए? और रही बात इस खाने को तुम पूरा खाओगी, बात खत्म। यहाँ पर याओ कहती है ये सारा कुछ तो उसने मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, मेरे खाने पीने में भी ये सब कुछ उसने मुझे ठीक करने के लिए कर रहा था। तभी यहाँ पे डॉक्टर बताती है कि 3 साल पहले मिस्टर फयान हमारे पास आए थे, उन्होंने आपके बारे में पूछा था। मैंने ही उसे बताया था कि इस तरह के हेल्दी फूड खाने से तुम जल्दी सही हो जाओगी। याओ कहती है कि उसने मेरा कभी बुरा नहीं चाहा, उसे बस प्यार जताना ही नहीं आता था। डॉक्टर कहती है लेकिन वो आपकी बहुत परवाह करता है। मानती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा कोल्ड टाइप का पर्सन है, उसे प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन वो आपकी बहुत ज्यादा परवाह करता है। याओ मन में सोचती है शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए। तब यहाँ पर जैसे याओ घर पे जाती है, फयान तो यहाँ पर एक लड़की का फेस पकड़ा हुआ था कि वो एलिन होती है। यहाँ पे एलिन कहती है ये कौन है? फयान कहता है कि मेरी वाइफ है। एलिन कहती है कि सिस्टर इनो चिंता मत करिए, हमारा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं एलिन हूँ, फयान की बचपन की दोस्त। याओ को तो यहाँ पे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, उसे जेलसी फील भी हो रही होती है, वो उसे इग्नोर कर देती है। यहाँ पास तो फयान कहता है कि उसका हाथ पकड़ते हुए एलिन का उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं रखती। याओ तो यहाँ पे सोच रही होती है कि यही उसकी मून लाइट है जिसके बारे में फयान के फ्रेंड्स बात कर रहे होते। यहाँ पास याओ ने तो अपना रिपोर्ट लिया हुआ था। तभी फयान कहता है तुमने अपने हाथ में क्या लिया है? यहाँ पे याओ कहती है कि ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। फयान तो उसके लिए वरिड होने लगता है और कहता है कि तुम बीमार हो? याओ कहती है कि नहीं, बस एक सिंपल सी रिपोर्ट है, तुम्हें कोई भी वरिड होने की जरूरत नहीं है। फयान तो ये सब याओ को जेलस फील कराने के लिए कर रहा था। फिर यहाँ पे फयान कहता है कि हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? याओ कहती है कि नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे फयान कहता है कि तुम कुछ भी बिहेव क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें तो अब तक बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करना चाहिए था, मैं किसी अनोदर गर्ल को अपने साथ रहने के लिए लेके आया हूँ। याओ कहती है कि मुझे क्यों परवाह होगी, वैसे भी हमारा डिवोर्स पूरी तरीके से होने वाला है। केलन कहती है तुम तो बहुत समझदार हो, मेरे फ्रेंड को परेशान करती हो। याओ कहती है कि ये मिस्टर फयान का घर है, तुम्हें जो भी पसंद हो एलन तुम वो कर सकती हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम दोनों के लिए रूम से भी छोड़ दिया है, 2 तुम लोग रह सकते हो, और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं जा ही रही थी। यहाँ पे फयान कहते तुम कहीं नहीं जाओगी। याओ कहते कि मैं जाऊंगी, वैसे भी हमारा डिवोर्स पूरी तरीके से होने ही वाला है। फयान कहता है कि हमारे डिवोर्स को कंप्लीट होने में 10 दिन बचे हैं, तुम्हें 10 दिन तक रुकना होगा यही फैमिली में, तब तक तुम याओ का ख्याल भी रख लेना, फिर उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। बाद में तो यहाँ पर याओ अपना पिलो वगैरह सब कुछ लेकर बाहर जा रही होती है स्टडी रूम में सोने के लिए। फयान कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? याओ कहते हैं कि हमारे वैसे भी डिवोर्स होने वाला है, बस 10 दिन ही बचे हैं, उसके बाद हमारा डिवोर्स कम्प्लीटली हो जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस दौरान हम दूरी बनाकर रखें। तब यहाँ पर पीछे से एलन की आवाज़ आती है। एलन कहती है
फ़यान देखो ना, मुझसे लाइट ऑफ नहीं हो रही है, प्लीज़ आके ऑफ कर दो। यहाँ पे आओ, वहाँ से जाने लग गई थी। तभी फ़यान कहता है कि अगर तुम्हें जेलसी हो रही तो मुझे बता दो, मैं उसे कल यहाँ से जाने के लिए कहूँगा। याओ कहती है कि जेलसी, वो भी मुझे? बिल्कुल नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए जेलस फील करूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि ये 10 दिन जल्दी से खत्म हो जाए, तब हम बराबर हो जाएंगे। कितना कहकर तो याओ वहाँ से चली जाती है पिलो लेकर अपना। तभी वहाँ पर एलिन आ जाती है। यहाँ पास वो कहती कि चलो ना चलते हैं सोने के लिए। फ़यान कहता कि दूर रहो मुझसे, मैं तो यहाँ पर उसे सिर्फ जेलस फील कराने के लिए लेकर आया था तुम्हें, लेकिन वो तो मेरी बिल्कुल भी परवाह भी नहीं करती, मुझे इग्नोर करे जा रही है। एलिन कहती है मिस्टर फ़यान, मुझे लगता है कि उसे आपकी परवाह ही नहीं है। क्या पता उसे जेलसी हो रही हो, जता ना रही हो। ये वाला सीन भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर की बात मान जाता है और कहता है कि हम लोग कुछ दिन और एक्टिंग करते हैं। बाद में एलिन तो एक अलग ही खिचड़ी पका रही होती है। याओ के साथ कहती है कि मैं और फ़यान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे बीच तुम आ गई हो, और अगर तुम बीच में ना आती तो अब तक हमारी एंगेजमेंट और मैरिज दोनों हो जाती। याओ कहते हैं लेकिन उसने मैरिज तो मेरे साथ ही की है। यहाँ पे एलिन कहती है उसने सिर्फ तुमसे मैरिज इसलिए की क्योंकि तुम मेरी तरह हल्की दिखती हो। वैसे ये कहाँ से दिखती है उसकी तरह, खैर छोड़ो। कहती है कि वैसे भी तुम्हारा ये मुझसे इस तरह बात करना कोई भी मतलब का नहीं है, और मैं वैसे भी फ़यान से डिवोर्स लेने वाली हूँ। अब देखना तुम, पता तुम्हें चल जाएगा कि किस पे ज़्यादा फिक्र है उसे। फिर यहाँ पर एलिन तो स्टेयर से जानबूझकर गिर जाती है और यहाँ पर चिल्लाने लगी थी और नाम लगा रही होती है याओ का कि उसने उसे ढकेल दिया। यहाँ पास तो फ़यान जल्दी से आकर एलिन को उठाता है और याओ से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। याओ कहती है कि तुम उसके नाटक पर विश्वास कर रहे हो। खैर मुझे इस नौटंकी में किसी को एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है। इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद में एलिन तो यहाँ पे याओ के पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि मिस्टर फ़यान को किसकी ज़्यादा परवाह है। यहाँ पास तो ये एलिन उसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा चुराने की कोशिश कर रही होती है। याओ तो यहाँ पर उसे सीधे एक स्लैब चढ़ देती है। यहाँ पे एलिन कहती है कि यार तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फ़यान से सब कुछ बता दूंगी। वो कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे ये परवाह होगी कि फ़यान मेरे बारे में क्या सोचता है। और मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं शुरू से ही फ़यान से डिवोर्स लेना चाहती थी। बस हमारे डिवोर्स को पूरी तरीके से होने के लिए 3 दिन ही बचे हैं। तुम 3 दिन तक बस अच्छे से रह लो, फिर वैसे भी मैं अलग ही हो जाऊंगी, हाँ ये इच्छा पूरी हो जाएगी। एलिन तो यहाँ पर गुस्से में जाती है और डस्टबिन पर एक एक कर देती है, जिससे उस पर का सारा कचरा नीचे गिर गया होता है। तभी उसे एक रिपोर्ट दिखती है, वो उसे देखती है तो वो याओ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। एलिन कहती है कि बड़ी मुश्किल से मुझे फ़यान वापस से मिल रहा है और मैं इस बार इस बेबी को आने नहीं दूंगी रास्ते में। बाद में वो एक सूप में कुछ मिला देती है याओ के। फिर बाद में मेड वो सूप दे आती है, उसने देखा भी नहीं था। याओ जैसे ही वो सूप पीने वाली थी तभी यहाँ पास फ़यान भाग कर आता है, उसे रोकता है और यहाँ पर सीधा एलिन का गला पकड़ लेता है। और कहता है कि तुमने सूप में क्या डाला है। एलिन कहती है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। यहाँ पास तो फ़यान कहता है कि क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फ़यान ने असिस्टेंट से कहकर पहले ही अपने सारे रूम्स में कैमरास लगवा दिए थे। एलिन कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यही हमारे बीच में आ गई। फ़यान कहते तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी अच्छी अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हें चूज करूंगा, एक अजनबी को? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियरली बता दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ याओ को यहाँ पे जेलसी फील कराने के लिए तुम्हें रख रहा हूँ। मेरा कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। तुम बहुत आगे चली गई। फ़यान कहता है कि गार्ड से जाके बाहर फेंक दो। इतना कहकर तो याओ वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पास फ़यान और याओ डिवोर्स ले लेते हैं। फिर याओ के जाते साथ यहाँ पे फ़यान उसी गर्ल से पूछता है कि अगर हमें वापस से मैरिज करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। वो लड़की बताती है कि अगर आपको वापस से मैरिज करनी है तो आप कल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइएगा, कल अगर आप आ जाते हैं तो हो जाएगा। तभी फ़यान यहाँ पे याओ का पीछा करता है। याओ तो हॉस्पिटल में आई हुई थी। यहाँ पास तो फ़यान देखता है कि वो एक नर्स से पूछता है कि क्या याओ प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे वो कहती है तुम हो कौन। यहाँ पे वो बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। याओ कहती है कि उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट 3 दिन पहले ही कर दी थी अबॉर्शन करवाने की। तभी फ़यान कहता है कि वो सीक्रेटली मेरे बेबी का अबॉर्शन करवा रही है। नर्स कहती है कि वो 6 वीक की प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता नहीं था। तभी यहाँ पे फ़यान मन में सोचता है कि मैंने होप नहीं किया था कि मैंने उस एलिन को लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके चक्कर में याओ ये सब कर रही है। यहाँ पे याओ जो कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड सी थी, वो कहती है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें निराश किया। तभी वहाँ पे फ़यान भी याओ को दौड़ते हुए आ जाता है और याओ का हाथ पकड़ लेता है। याओ कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो उसे साइड पे ले आता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरे बेबी तक को नहीं रखना चाहती। याओ कहती है कि हमारे बेबी को हमारे जैसे रिलेशन वाले के साथ कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी अपनी पूरी जिंदगी हमें लड़ते हुए देखकर बिताए और अपने पेरेंट्स को वो लड़ता हुआ देखकर हमारा बच्चा भी कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। यहाँ पे फ़यान कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम मेरे बच्चे को रख नहीं सकती, मेरे बेबी को भी इस दुनिया को देखने का हक है। याओ कहती है कि मेरी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। फ़यान कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। बाद में फ़यान तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते हुए कहता है कि वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है, जबकि आओ तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे पहले तुमने किसी और से मैरिज की थी। इस तरफ यहाँ पे कुछ बंदों को बात करते हुए यहाँ पे फ़यान सोचता है, उनमें से यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि वही बंदा था जिसने याओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही बंदा था, इसी को फादर ने बेच के जबरदस्ती शादी करवा दी थी याओ की।
उसके फ्रेंड पूछ रहे थे उसने तुमसे मैरिज कैसे कर ली। यहाँ पे ये बंदा बताता है कि उसके फादर ने मुझे जबरदस्ती बेच दिया था उसे, वो किसी से भी मैरिज नहीं करना चाहती थी उस टाइम। खैर बस मुझे एक ही अफसोस है कि मैं उसे टच नहीं कर पाया। खैर मेरे पास अभी भी उसे बर्बाद करने के लिए अपने ही कई तरीके हैं। ये सब देखकर तो फियान को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर जाकर उस बंदे को कूटने लग गया था। यहाँ पास वो बंदा कहता है कि तुम्हें मुझे कूट कर कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम खुद भी एक क्रूअल पर्सन हो, तुमने उसे हर्ट किया, उस पर बिलीव नहीं किया, तुमने तो उसे इतना दर्द दिया है कि वो मेरे दर्द से भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पास तो फिर फियान भागते हुए बाद में याओ के पास आता है। याओ कहते हैं कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे फियान उसे बहुत ज्यादा माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती थी, मैं बिल्कुल भ्रम में पता नहीं अंधा हो गया था, मैं पूरे भ्रम में अंधा हो चुका था, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा टॉर्चर भी किया है। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फोर्स किया था, बेच दिया था, मैंने तुम्हें इतने सालों में कितना ज्यादा कष्ट दिया है, मुझे कुछ भी मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को बस रखना, मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, भले ही मैं तुम्हें जीवन में कभी ना देख पाऊँ। तुमने जो मुझसे मांगा था मैं स्वीकार करता हूँ। या कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में वो लगेज लेकर जा रही होती है। फियान कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। याओ कहती है कि मेरी सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग यही होगा कि तुम्हें मैं कभी ना देख पाऊँ। यहाँ पर बाद में फियान तो याओ की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सीक्रेटली, उसे पता नहीं चलने देता कि वो उसकी हर चीज़ में हेल्प कर रहा है, जैसे कि टैक्सी पे हेल्प करता है और घर वगैरह में भी हेल्प करता है। फिर बाद में यहाँ पे याओ बैठ के सोच रही होती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी किस्मत भी चमक गई, मुझे इतना सस्ता घर मिल गया, टैक्सी भी आसानी से मिल गई। लगता है कि वो मिस्टर फियान ही मेरे लिए कुसुद्दी था, मेरे दुर्भाग्य का कारण लगता है वही था। तभी एक बल्ब नहीं जल रहा होता है। कहती है मैं ही ठीक कर लूंगी। फिर वो एक डंडे से सही करने की कोशिश कर रही होती है चढ़ के, तभी वो गिरने वाली थी। तभी फियान आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। फियान तो उसे नीचे उतार कर उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि तुम अब कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पेट में कोई दर्द तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं हो रही है, ऐसे बार बार पूछे जा रहा था। क्या बिल्कुल खड़े उसकी तरह कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फियान कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। क्या कहती है कि अब जाकर मुझे पता चला ये सारा कुछ तुम्हारे किया धरा है ना। फियान कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या कहती है तुम जासूसी करोगे फिर, और दूसरी बात हम पहले से ही डिवोर्सेड है। फियान कहता है कि तुम अकेले सर्वाइव कर रही हो, प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। या वो कहते हैं कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फियान तो उसे बहुत कन्विंस करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए ना सही मेरे बेबी के लिए प्लीज मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक डॉग की तरह ही तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तभी यहाँ पास तो फियान आवाज निकालता है वही वुल्फ वाली। तभी बेबी किक कर देता है। यहाँ पे वो कहती है जो होते हुए कि हमारी बेबी ने किक किया। यहाँ पे फियान तो उसके बेली में हाथ रखने वाला था और कहता है क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। फिर कहता है मैं तुम्हारी मर्जी के बिना टच नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर वो जाने लग गया था। या मन में सोचती है मेरा बेबी भी चाहता है कि उसके फादर उसे दूर ना हो। मुझे आई थिंक फियान को दूसरा मौका देना चाहिए अपने बच्चे के लिए। फिर यहाँ पे आओ कहती है कि भूल जाओ, तुम अंदर आ सकते हो। फियान तो यहाँ पे खुशी के मारे उछलने लग गया था और कहते हैं कि सचमुच। क्या कहती है कि जब तक मैं बेबी को बर्थ नहीं दे देती तब तक तुम यहीं रह सकते हो, और हाँ मैंने रूल्स बना रखे हैं, तुम उसी में रहना। फियान कहता है कि मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुम चाहोगी। बाद में यहाँ पास तो फियान टेबल वगैरह को साफ कर रहा होता है एक मेड की तरह। तभी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। क्या कहती है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है कि इतने पावरफुल प्रेसिडेंट मिस्टर फियान एक नैनी बनकर काम कर रहे हैं, तुम्हें दुख हो रहा है अपने लिए। फियान कहता है कि मुझे बस ये सोच के रोना आ रहा है कि जब तुम बेबी को बर्थ दोगी तुम्हें कितना ज्यादा पेन होगा। फिर यहाँ पे फियान को तो खांसी आने लग गई थी। क्या कहती है कि मैं कुछ दिन से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम्हारी हमेशा तबीयत सी खराब रहती है और तुम अक्सर रोते रहते हो। फियान की ऐसी तबीयत को देखते हुए यहाँ पे और बाद में डॉक्टर के पास उसे लेके आती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि फियान का फिर से लगता है दिमागी खराब होने वाला है। क्या कहती है कि मेरे बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। फियान यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम्हें से मेरे बच्चे का ही पड़ा है। यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि दिमाग खराब होने से मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जब कोई वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसके हस्बैंड को उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में वरिड होता है तो सेम हरकतें होने लगती है, जैसे वॉमिटिंग आना, ये सब होना। तुम्हारी बॉडी से फियान को भी असर पड़ रहा है। या हो कहती है कि ऐसी भी बीमारी होती है, इसे तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तभी डॉक्टर फियान से कहता है कि थोड़ा देर के लिए आप बाहर जाइए, मुझे मिसेस फियान से कुछ बात करनी है। यहाँ पर तो डॉक्टर याओ को सब कुछ सही करने के लिए उसको सलाह दे रहे होते हैं। याओ कहती है मैं पास्ट का सब कुछ भूल नहीं सकती। फिर बाद में यहाँ पे फियान याओ को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे माफ़ी मांगता है। याओ भी मान जाती है और कहती है कि अगर मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं सचमुच इस बार कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनूंगी और तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी। फियान कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। याओ कहती है कि मेरा मतलब यही है साफ साफ कि मैंने तुम्हें दोबारा चांस दे दिया है। फियान तो यहाँ पर याओ को हक कर लेता है। तभी याओ के पेट में पेन होने लग गया था। याओ कहती लगता है बेबी आने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर याओ तो एक क्यूट सी बेबी गर्ल को जन्म दे देती है। फियान तो यहाँ पर उसके ईयर के पास देखता है बेबी के, कहता है कि इसके वुल्फ वाला निशान क्यों नहीं है। क्या कहती है कि क्यों होना चाहिए था क्या। फियान कहता है कि मेरे अंदर कुछ कमी थी क्या जो इसके निशान नहीं आया। क्या कहती है कि तुम इंसान हो ना कि कोई भेड़िया। फियान तो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है कि
और कहता है कि तुम्हें मेरा साथ रहना होगा और कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा वरना मैं फिर से रो दूंगा। या कहती है कि तुम मुझे फिर से डिप्रेशन दोगे क्या। ओ गॉड। या कहती है कि ओ गॉड तुम तो बहुत इमोशनल हो गए। यहाँ पास तो याओ उसकी फेस को टच कर रहे होते और यहाँ पे दोनों ये स्माइल कर रहे थे और यहाँ पर ये दोनों ये बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हल्दी मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी